Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Meet Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हुए मैं दो और एक्टिविटीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो थिंकिंग प्रोसेस की है। फर्स्ट एक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग डिटेल में एक्सप्लेन की है। उसे समझने के लिए आप थिंकिंग की प्लेलिस्ट देख लेना, आपको ये एक्टिविटी मिल जाएगी। आज मैं आपको दो एक्टिविटी थिंकिंग प्रोसेस की बताऊंगी, एक है रीजनिंग और दूसरी है डिसीजन मेकिंग। दोनों ही एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रीजनिंग क्या होती है। देखो, जब हम किसी प्रॉब्लम के पीछे के रीजन को फाइंड आउट करते हैं, उस रीजन को सोल्व करने के लिए हम थिंकिंग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रीजनिंग। यानी किसी प्रॉब्लम के पीछे का क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुई है, इसे हम कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग हम दोनों तरीके से करते हैं। हम पहले अजम्पशंस करते हैं और बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। दूसरी तरह से हम पहले फैक्ट्स डिराइव करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो दोनों तरह की ही रीजनिंग होती है। रीजनिंग को अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे देखो, एक पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पर डेस्परेटली भाग रहा है, तो उस पर्सन को देखकर आप किस तरह के अजम्पशन करेंगे? आपके आइडियाज होंगे जैसे इस पर्सन की ट्रेन छूट रही है इसलिए ये प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है। दूसरा अजम्पशन क्या हो सकता है कि इसका फ्रेंड जा रहा है, उसे सी ऑफ करने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है। तीसरा अजम्पशन क्या हो सकता है कि इसका बैग ट्रेन में रह गया, उसे लेने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब है assumptions। आपको एक्चुअल रीजन नहीं पता कि वो पर्सन प्लेटफॉर्म पर क्यों भाग रहा है। तो एक तो ये तरीका है, यहाँ पर हम assumption के बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता कि पर्सन प्लेटफॉर्म पर क्यों भाग रहा है, हमने एज्यूम किया, इन्फर किया, हमने एक आइडिया लगाया कि वो प्लेटफॉर्म पर क्यों भाग रहा था। तो एक तो ये तरीका है रीजनिंग का। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप पर्सन को प्लेटफॉर्म पर डेस्परेटली भागते हुए देखते हैं, तो आप उसे कंटिन्यूटी से ऑब्जर्व करते हैं। किसी तरह का कोई भी अजम्पशंस आप नहीं लगाते, कोई भी आप इन्फ्रेंस नहीं करते, किसी तरह का कोई आइडिया आप डेवलप नहीं करते, बल्कि आप कंटिन्यूटी से उस पर्सन को देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि वो पर्सन ट्रेन कंपार्टमेंट में जाता है और वहां से एक बैग लेकर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप कंक्लूड करते हैं कि अच्छा, ये पर्सन डेस्परेटली प्लेटफॉर्म पर इसलिए भाग रहा था क्योंकि इसका बैग ट्रेन में छूट गया था। तो ये भी एक तरीका होता है रीजनिंग का। इसमें हमने कोई भी अजम्पशंस नहीं लगाए, हमने ऑब्जर्वेशन किया, फैक्ट्स को देखा और फैक्ट्स को देखने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो देखो, दोनों ही तरीके की रीजनिंग पर्सन करता है। जब भी वो किसी प्रॉब्लम के पीछे के रीजन को फाइंड आउट करता है, थिंकिंग करता है, तो वो अजम्पशंस भी लगाता है और वो फैक्ट्स भी कलेक्ट करता है, उसके बाद वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो ये होती है रीजनिंग। अब आप किस तरह से लिखेंगे रीजनिंग में? रीजनिंग में आपको लिखना है, रीजनिंग इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट कंक्लूजन। देखो, रीजनिंग ये एक ऐसी थिंकिंग एक्टिविटी है जिसमें हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद उन इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है स्टडी कंडक्ट करने के बाद एक रिजल्ट ड्रॉ करना, कंक्लूड करना, टू अराइव एट कंक्लूजन। और फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, उसका रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। ये होती है रीजनिंग। तो समझ आया आपको रीजनिंग क्या
रीजनिंग ये एक ऐसी थिंकिंग एक्टिविटी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करते हैं, उस पर स्टडी कंडक्ट करते हैं और फाइनली एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फिर हम उसका एक जनरल रूल बनाते हैं। क्लियर? अब देखो, रीजनिंग दो तरह की होती है। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पर्सन प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था। इस एग्जाम्पल में दोनों तरह की ही रीजनिंग है। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग भी है और इंडक्टिव रीजनिंग भी। मैं बाइफरकेट करके बताऊंगी कि कौन सी उसमें इंडक्टिव थी और कौन सी डिडक्टिव। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। देखो, डिडक्टिव रीजनिंग ये वो रीजनिंग होती है जो एजम्पशन पर बेस्ड होती है। यानी पहले हम एजम्पशन करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? डिडक्टिव का मतलब होता है डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है अनुमान लगाना। इस रीजनिंग में हम किसी भी प्रॉब्लम के पीछे का जो रीजन होता है उसके लिए अनुमान लगाते हैं, इन्फर करते हैं, डिड्यूस करते हैं, assumptions लगाते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ये जनरल टू पर्टिकुलर होती है। जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं जिसे आम आदमी जनरलाइज कर देता है। जैसे देखो, प्लेटफॉर्म पर जब पर्सन भाग रहा है तो आप जनरल स्टेटमेंट में क्या कहेंगे कि ये पर्सन क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसकी ट्रेन छूट गई। ज्यादातर लोगों के यही आइडियाज होंगे। जो भी उस पर्सन को भागते हुए देखेगा तो जनरल स्टेटमेंट क्या होगा कि इसकी ट्रेन छूट रही है इसलिए ये भाग रहा है। तो डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। ये आप ध्यान रखना, कई बार 1 मार्कर में पूछते हैं कि जो रीजनिंग जनरल स्टेटमेंट टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? अब देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ डिडक्टिव रीजनिंग के और इंडक्टिव रीजनिंग के। डिडक्टिव रीजनिंग में वी मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। जैसे जो पर्सन प्लेटफॉर्म पर डेस्परेटली भाग रहा था उसके लिए जनरल स्टेटमेंट क्या होगा कि इस पर्सन की ट्रेन छूट रही है इसलिए ये ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर डेस्परेटली भाग रहा है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। यानी जो लोग उसे भागते हुए देखेंगे तो हर पर्सन के माइंड में यही जनरल आइडिया आएगा, यही एक आइडिया आएगा, अजम्पशन आएगा कि ये पर्सन ट्रेन के पीछे इस रीजन से भाग रहा है कि इसकी ट्रेन छूटने वाली है। क्लियर? तो ये हमेशा जनरल टू पर्टिकुलर होती है। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, डिडक्टिव रीजनिंग बिगिंस विद जनरल assumption that you know and then drawing conclusion। अब देखो, जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये हमेशा जनरल assumption से शुरू होती है जो आप जानते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं। जरूरी नहीं है वो assumption ट्रू हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो assumption गलत हो। अगर आपका assumption गलत है तो कंक्लूजन भी इनवैलिड होगा, कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा। जैसे देखो, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पर्सन डेस्परेटली प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था। तो आपका एक assumption था। assumption क्या था कि इस पर्सन की ट्रेन छूट रही है, उसे पकड़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है। जरूरी नहीं है आपका ये assumption राइट हो, और कोई भी तो रीजन हो सकता है। हो सकता है वो पर्सन अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने जा रहा हो सकता है उस पर्सन का बैग ट्रेन में छूट गया हो जिसे लेने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है। तो assumption जरूरी नहीं है कि ट्रू होते हैं। जैसे assumption होंगे वैसे ही कंक्लूजन होंगे। अगर assumption इनवैलिड है तो कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा। क्लियर?
थर्ड पॉइंट आता है इनवैलिड कंक्लूजन इफ प्रीमाइसेस आर रॉन्ग। देखो ये वही बात है जो अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर जो प्रीमाइसेस आपने डेवलप किए हैं वो इनवैलिड है, यानी जो अजम्पशंस आपने लगाए हैं वो सारे अजम्पशन गलत हैं, तो कंक्लूजन भी गलत होगा। अगर आपने आइडिया लगाया है कि इस पर्सन का फ्रेंड जा रहा है उसे सी ऑफ करने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है, लेकिन वो अजम्पशन गलत है, तो यहाँ पर कंक्लूजन भी गलत होगा। तो इनवैलिड अजम्पशन का रिजल्ट होता है इनवैलिड कंक्लूजन, रॉन्ग कंक्लूजन। क्लियर? और इसका लास्ट पॉइंट आता है नो साइंटिफिक रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन इट। देखो डिडक्टिव रीजनिंग के बेस पर हम कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो वो हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, स्टडी पर बेस्ड होती है। कभी भी किसी एजम्पशन के बेस पर हम कोई कंक्लूजन डराइव नहीं कर सकते। तो समझ आया, जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इस रीजनिंग के बेस पर किसी तरह की कोई साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट नहीं की जा सकती। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूं 4 पॉइंट इंडक्टिव रीजनिंग के। इंडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल अपोजिट है डिडक्टिव रीजनिंग के। देखो इंडक्टिव रीजनिंग में हम हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें हम पर्टिकुलर चीज से, स्पेसिफिक चीज से जनरल चीज की तरफ मूव करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट आता है कि वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, तो ये किस तरह की रीजनिंग है? तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स एंड देन वी डिराइव कंक्लूजन। देखो जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये कैसे शुरू होती है? इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें हम स्टडी कंडक्ट करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, इसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में हम कभी भी अजम्पशंस नहीं लगाते, हम कभी भी आइडियाज नहीं लगाते। इसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उस पर रिसर्च कंडक्ट करते हैं और फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि रीजन क्या था पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। जैसे देखो उसी एग्जाम्पल को मैं समझा रही हूं। जब आपने देखा कि पर्सन डेस्परेटली प्लेटफॉर्म पर भाग रहा है, तो यहाँ पर आपने किसी तरह का कोई भी आइडिया नहीं दिया, कोई भी अजम्पशन नहीं लगाया। आप कंटिन्यूटी में उसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये पर्सन क्यों भाग रहा है प्लेटफॉर्म पर, और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो पर्सन ट्रेन कंपार्टमेंट में जाता है और एक बैग लेकर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास फैक्ट आ गया, आपके पास एक प्रॉपर रिजल्ट है कि अच्छा ये पर्सन इस वजह से प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था क्योंकि इसका बैग ट्रेन में रह गया था। तो समझ में आया आपको इंडक्टिव रीजनिंग? इंडक्टिव रीजनिंग में हम फैक्ट्स के बेस पर, प्रॉपर रिजल्ट के बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? इसका तीसरा पॉइंट आता है वैलिड कंक्लूजन एज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखो जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसका कंक्लूजन हमेशा वैलिड होता है, इसमें इनवैलिडिटी की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो फैक्ट के बेस पर कर रहे हैं, वो हम प्रॉपर रीजन के बेस पर कर रहे हैं, तो ये हमेशा वैलिड कंक्लूजन देता है। इसमें किसी तरह के इनवैलिड कंक्लूजन के चांसेस नहीं होते। क्लियर? और लास्ट पॉइंट आता है साइंटिफिक रिसर्च इज बेस्ड ऑन इट एंड हाइपोथेसिस आल्सो इज द एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। देखो जो भी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो हमेशा इंडक्टिव रीजनिंग पर कंडक्ट की जाती है,
क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, और जब वो स्टडी कंडक्ट करते हैं उस स्टडी के बेस पर ही वो कंक्लूड करते हैं। कभी भी वो अजम्पशन के बेस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते। तो समझ में आया, जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, कभी भी डिडक्टिव रीजनिंग में साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट नहीं की जाती। तो रीजनिंग आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट, इन दोनों को सिमिलर कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो जजमेंट और डिसीजन मेकिंग ये कैसे अलग हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल इवैल्यूएशन अबाउट ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। देखो, जजमेंट क्या होता है? जब हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम के रीजन को फाइंड आउट करते हैं तो बाद में हम अपना जजमेंट देते हैं। जजमेंट में क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट, इवेंट या पर्सन के बारे में क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं। जो भी हमारे पास पास्ट एविडेंसेस हैं, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उन सबको इवैल्यूएट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद हम अपना जजमेंट देते हैं। जजमेंट पर्सन के बारे में भी हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में भी हो सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी। जैसे देखो, इफ अ मैन इज टॉकेटिव, मिक्सेस इजीली एंड कैन कन्विंस, इज सुटेबल फॉर सेल्समैन। देखो, यहाँ पर एक पर्सन के बारे में हम अपना जजमेंट दे रहे हैं। जब हम देखते हैं कि एक पर्सन टॉकेटिव है, यानी बहुत ज्यादा बोलता है, मिक्सेस इजीली, दूसरों से वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, यानी वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है, उसका नेचर एमिएबल है, एंड कैन कन्विंस इजीली, दूसरों को बहुत जल्दी वो मना लेता है, यानी जो बात वो किसी के सामने रखता है दूसरे लोग इजीली कन्विंस हो जाते हैं, उसके बाद से सहमत हो जाते हैं, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही वो लोग बिहेव करते हैं। तो वो पर्सन किस चीज के लिए सुटेबल है? वो पर्सन एक सेल्समैन की जॉब के लिए सुटेबल है। ये क्या किया? ये हमने अपना जजमेंट दिया। तो जजमेंट में क्या होता है? जजमेंट में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। वो किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में भी हो सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? अब देखो, इसमें एक और चीज आती है, समटाइम्स जजमेंट आर ऑटोमेटिक, फॉर एग्जाम्पल स्टॉपिंग द कार ऑन रेड लाइट सिग्नल। कई बार क्या होते हैं कि जो जजमेंट हम देते हैं, जो हम जजमेंट ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, यानी किसी तरह के एफर्ट्स हम नहीं करते। ये हमारे बिहेवियर में होता है। जैसे देखो, आप कार ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, जैसे ही आपने रेड लाइट सिग्नल देखा, वहां पर ऑटोमेटिकली आप अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा लेते हैं, आप कार रोक लेते हैं। ये क्या है? ये ऑटोमेटिक नेचर है आपके जजमेंट देने का। किसी तरह के आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने रेड लाइट सिग्नल देखा और गाड़ी रोक दी। तो जो जजमेंट होते हैं ये ऑटोमेटिक भी होते हैं, क्योंकि ये हमारी हैबिट में होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो जजमेंट हम ऑन द स्पॉट देते हैं, उसे हम आफ्टर इवैल्यूएशन चेंज भी कर देते हैं। जैसे देखो, आपके स्कूल में एक नया टीचर आया है, टीचर को देखते ही, उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते ही आपने जजमेंट दिया कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन जब आपने बाद में टीचर के साथ इंटरैक्ट किया तो आपने देखा कि टीचर तो स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो यहाँ पर आपने अपने जजमेंट को चेंज कर दिया कि ये टीचर तो फ्रेंडली नेचर का है। तो जो जजमेंट हम देते हैं वो जजमेंट फर्म नहीं होते, जजमेंट को इवैल्यूएशन के बाद चेंज भी किया जा सकता है।
क्लियर? तो समझ आया आपको किस तरह से जजमेंट में हम अपनी थिंकिंग अप्लाई करके इवेल्युएशन करने के बाद फाइनली जज करते हैं, कैसे अपना जजमेंट देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ चॉइस दैट वी मेक अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। देखो डिसीजन मेकिंग और जजमेंट ये दोनों एक दूसरे से वेरी करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जो डिसीजन मेकिंग है इसमें क्या होता है कि हमें डिसीजन लेना होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना होता है। हमारे पास सॉल्यूशन तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हमें उस सॉल्यूशन में से एक बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग ये एक चॉइस होती है जो हम करते हैं अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उन ऑप्शन में से हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग। जैसे देखो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेट को हम चूज करके सेलेक्ट करते हैं। जैसे डिनर में आज क्या बनेगा, आपको पार्टी में जाना है, कौन सी ड्रेस आप पहनेंगे, आज आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे। 11th क्लास में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप साइकोलॉजी चूज करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर देखो जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होगा। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट के ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं उसी को आप चूज करेंगे, जिसके लिए ज्यादा बुक्स अवेलेबल हैं उसी को आप चूज करेंगे, जिसके लिए एफिशिएंट टीचर अवेलेबल है उसी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना होता है। इवेल्युएट करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं, उनमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, ये होता है डिसीजन मेकिंग। अब देखो इसमें एक और पॉइंट है, इट डिफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वी ऑलरेडी नो वेरियस सॉल्यूशन, चूज द बेस्ट सॉल्यूशन। डिसीजन मेकिंग को हम कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है इसमें आपके पास सॉल्यूशन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको उन सॉल्यूशन में से एक बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना होता है, ये होता है डिसीजन मेकिंग। क्लियर? इसमें मैंने एग्जांपल लिया है डिसाइडिंग हु शुड बी द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। आपके स्कूल में हेड बॉय को चूज करना है। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हेड बॉय के लिए सुटेबल है, लेकिन सारे स्टूडेंट को तो आप चूज नहीं कर सकते, आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज करेंगे जो हेड बॉय होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोज एंड कॉन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव टू चूज द बेस्ट वन। आप हर कैंडिडेट के, हर ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करेंगे। क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बाद आप उन सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को चूज करेंगे, ये होगा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपके पास सॉल्यूशन तो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यानी जो आप हेड बॉय चूज करने जा रहे हैं उसके लिए आपके सामने बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो हेड बॉय के लिए सुटेबल हैं, लेकिन हर बच्चे को तो आप हेड बॉय नहीं बना सकते। आप उन सारे बच्चों के प्रोज और कॉन जो हेड बॉय के लिए सुटेबल हैं उसे आप क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली उनमें से एक स्टूडेंट आप चूज करेंगे हेड बॉय के लिए। क्लियर? तो डिसीजन मेकिंग ये एक ऐसी थिंकिंग एक्टिविटी होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स
अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें उनमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना होता है। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, ये दो थिंकिंग प्रोसेस की एक्टिविटीज भी आपको क्लियर हो गई होंगी। 3 थिंकिंग प्रोसेस की एक्टिविटीज मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, और 2 मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है। एक है रीजनिंग, दूसरी है डिसीजन मेकिंग। तो होपफुली तीनों एक्टिविटीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितना भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ, वो स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी होता है। जो नोट्स मैंने यहाँ बनाए हैं बोर्ड पर, ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्लियर?